आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि सोना हमें बिल्कुल ऐसा सपने जैसा लगने लगेगा? सोने चांदी ने इतना फॉलो करना शुरू कर दिया क्रूड ऑयल को कि क्रूड ऑयल की कीमतों पर नाचने लगा। यानी कि वो ऊपर तो ये नीचे, वो नीचे तो ये ऊपर। जैसे ही ये डी डॉलराइजेशन संध्या स्पीड पकड़ेगा, वैसे ही आपको ये सोना इस रिश्तेदारी को तोड़कर ऊपर जाता निकलेगा। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस ने संध्या ये बोला है कि 2026 के अंत तक ही आपको सोना बहुत अच्छा लेवल $6,000 का एक एवरेज लेवल उन्होंने लिया। $6,000 तो संध्या इसी साल का $6,000 तो संध्या हो जाता है करीब करीब 2 लाख रुपए। आपको हैरानी होगी कि चाइना ने लगातार 18 महीने से सोने की खरीद बना रखी है। सबसे आगे चल रहे हैं। पिछले 13 महीने में संध्या हर पिछले महीने से जो इंक्रीज है वो बढ़ता जा रहा है। डी डॉलराइजेशन एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है सर। बहुत बड़ा। क्या आपको लगता है कि सर इस पर पूरी दुनिया जो है वो बीट कर पाएगी? दिस डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सारा गेम चल रहा है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये हटेगा तो अपनी पद से हटेंगे, या ये पूरा का पूरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान कब तक आखिर चलेगा? आई थिंक इवेंचुअली तो डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा। 8,800 टन अमेरिका का ऑफिशियल रिजर्व है। आप सोचिए 8,800 और भारत में 30, यानी कि उससे करीब 3.5 गुना सोना भारत में है। आप सोचिए कल को अगर गोल्ड स्टैंडर्ड आता है तो भारत की पोजीशन कितनी स्ट्रांग होगी एज अ कंट्री, अगर ये सोना सारा रिकॉर्ड पे आ जाता है। सर $100 तक पहुंच सकते हैं रुपए? देखिए अगर आप मेरे से पूछे तो 100 इज जस्ट अ नंबर। जैसे 95 से 96 हुआ, 96 से 97 हुआ, हो सकता था। ऐसे 99 से 100 हो जाएगा, वो ठीक है। एक साइकोलॉजिकली सवाल ये है कि क्या वहां टिक पाएगी, क्योंकि अगर ये मंदी आ चुकी है, मैं कह रहा हूं, पर इसको इंटरनेशनली भी तो रिकॉग्नाइज किया जाए ना कि मंदी, हाँ मंदी आ गई। वो तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस वक्त हम देख रहे हैं कि देश भर में तनाव का माहौल है, चिंता का माहौल है, जिसका कहीं ना कहीं असर जो है वो गोल्ड सिल्वर पर पड़ रहा है। जब भी हम ये सीरीज शुरू करते हैं तो इसमें अक्सर हम गोल्ड और सिल्वर की बातचीत भी करते हैं। आपके कई तरह के सवाल भी आते हैं कि आखिर अगला टारगेट क्या होगा, कहां पर इसके रेट पहुंचने वाले हैं और आगे की क्या चाल रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल जो तनाव है वो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मार्केट में बल्कि कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ रहा है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर आने वाले वक्त में गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसे रहने वाली है, कितने लाख तक इसका भाव पहुंचने वाला है, और साथ ही जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, इसके क्या मायने हैं और इसको लेकर आखिर आम जनता की क्या सोच है, वो भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस साल के यानी कि अगले 6 महीने मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, और साथ ही आरबीआई रुपए को बचाने के लिए कौन सा अब फंडा अपनाता है, क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार करता है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे खास मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। शरद कोहली सर, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर जगह आप देखते ही हैं उनको, और टेक्स गुरु भी हैं, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट भी हैं, तो उनसे आपका तारुफ करवा दूं और उनसे ही आज हम समझने वाले हैं कि आखिर जो ये तनाव की स्थिति पैदा होती जा रही है मार्केट में, जो इतनी हलचल हो रही है, आखिर इसका कनेक्शन क्या है और किस तरीके के हालात आने वाले वक्त में नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच संध्या, और इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत ही नमन और अभिवादन। सर, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने के नाते आप जिस तरीके से मार्केट की हर छोटी छोटी हलचल को आप देखते रहते हैं सर, कहीं ना कहीं हमें आपको सुनना भी बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है जितने भी व्यूवर्स इस वक्त आज हमें देखेंगे उनके लिए पॉडकास्ट बहुत मायने में खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपसे ही जानने वाले हैं कि मार्केट की वो छोटी छोटी बातें, वो रहस्य, वो राज जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से लेकर इंडियन मार्केट में हलचल पैदा कर रहे हैं। मुझे खुशी होगी बताने में संध्या, और मुझे लगता है अगर कोई एक बात भी किसी की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जिंदगी को बदल सकता है तो मैं उसको सफल मानता हूँ। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर सोने और चाल की क्या हो गया है सर? कभी एकदम आसमान पर ये पहुंच जाते हैं, कभी एकदम से धड़ाम हो जाते हैं। आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि सोना हमें बिल्कुल ऐसा सपने जैसा लगने लगेगा? देखिए हुआ क्या कि 2023-24 में जब सोने चांदी में तेजी आनी शुरू हुई, तो सोना चांदी तो उससे पहले भी था। हाँ। पर मुझे लगता है इसने, जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह खून लग गया। हम्म। तो लोगों को आदत पड़ गई
उसके बाद से सोना चांदी को लगातार ऊपर 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 देखने के लिए आज जो सोशल मीडिया पे आप इतने सारे थंबनेल्स चमकते हुए देखते हैं, सोने की ब्रिक, सोना इतने लाख, सोना उतने लाख, सोना धड़ाम, सोना सोना ऊपर, ये जो तो इतनी चर्चा में आने लग गया कि लोगों को आदत पड़ गई सोने चांदी को लगातार एक ही डायरेक्शन में देखने की। तो मैं कहूँ तो थोड़ी सी लोगों की आदत खराब हो गई कि क्योंकि लगातार बढ़ रहा था। अब देखिए कोई भी चीज कभी भी एक डायरेक्शन में तो नहीं रहती है। हल्का सा ये बता देता हूँ कि क्या इसकी रिश्तेदारी बनी। देखिए होता है ना कि आप अपने मान लीजिए ननिहाल से रिलेटेड हैं, तो क्या होता है बीच में आपकी मदर है, फिर आपकी नानी है, फिर उनकी उनके आगे रिश्तेदार हैं, तो इस तरीके का ये कनेक्शन है। क्रूड ऑयल की वजह से क्या हुआ संध्या के दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स होता है इंटरनेशनली, जिसमें 6 करेंसीज मुख्य होती हैं। जापानीज येन होता है, यूरो होता है, ब्रिटिश पाउंड होता है, स्विस फ्रैंक होता है, कनेडियन डॉलर होता है, स्वीडिश क्रोमा होता है। तो ये एक बास्केट होती है। तो क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, डॉलर मजबूत मजबूत नहीं हुआ, डिमांड बढ़ने लगी। तो डिमांड बढ़ती है तो कीमत ऊपर जाती है। मजबूत होना कुछ और होता है, इस पे समय मिला तो चर्चा करेंगे। तो इन 6 करेंसीज के खिलाफ डॉलर मजबूत होने लग गया। और उधर डॉलर जब मजबूत होता है तो अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो उसमें दुनिया भर के देशों ने निवेश किया हुआ होता है। तो उसकी जो यील्ड होती है, खासकर जो 10 साल का बॉन्ड होता है, उसकी यील्ड एकदम से बढ़ने लग गई। ये यील्ड इस युद्ध से पहले लगभग 3.5% के आसपास थी, 3-3.5%। एकदम से बढ़ के संध्या आज हम ये बात कर रहे हैं, और लोग अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि आप जब भी बात करते हैं खासकर सोने चांदी या अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस पर टाइम स्टैंप लगाया करिए। क्योंकि वीडियो आने में एक आध दिन कई दफे लग जाता है। तो हम आज जब बात कर रहे हैं तो आज हम 3 जून में है, मैं ये बताना चाहूंगा, और इस समय शाम का वक्त है, संध्या का वक्त है अगर मैं सीधा कहूँ तो। अभी वाकई में संध्या का वक्त है। तो हुआ क्या कि बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास इस समय पहुंच चुकी है, और कभी कभी तो ये 4.6 पहुंच जाती है। तो होता क्या है, अब इसको समझने वाली बात है कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड अमेरिका में ऊपर जाती है, तो अमेरिका में जो कॉमिक्स है, जिसको कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, न्यूयॉर्क में है ये, तो वहां पर बहुत भारी मात्रा में स्पेकुलेशन होती है। हिंदी में उसको सट्टेबाजी कहते हैं। अब इसमें जो सट्टेबाज होते हैं वहां पर, वो क्या करते हैं कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, उनको ऐसा लगता है, मैं लगता है इन्वर्टेड कॉमर्स, कि अब लोग सोने चांदी जैसे एसेट से हटकर अब लोग फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़ा करना शुरू कर देते हैं। उससे सोने चांदी पर दबाव आता है। और ऐसा भी होता है कि बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में अब महंगाई बढ़ रही है, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, वो अब रेट बढ़ाएगा। तो उससे फिर उनको लगता है कि वो रेट बढ़ाएगा, तो वही कारण उनको लगता है कि जो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, लोग उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, सोना चांदी की तरफ कम जाएंगे, तो उसमें फिर दबाव आने लगता है। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं, संध्या का समय है और 3 जून का वक्त है, 3 जून की डेट है। तो इस समय आप देखेंगे सोना, अगर कॉमिक्स की बात करूं तो वो $4450 44 और $4500 के बीच में घूम रहा है। भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1,55,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम घूम रहा है। हालांकि पीछे ये 1,60,000 तक भी चला गया था, 1,62 भी चला गया था, जैसे ही इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी भारत सरकार द्वारा, 6% से 15% कर दी गई थी। तो ये दबाव का कारण है। परंतु अब इसमें जरूरी बात क्या है जो समझने वाली लोगों की है, कि ये जो रिश्तेदारी बनी है सोने चांदी की इस क्रूड ऑयल से डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड से सोना चांदी, ये रिश्तेदारी सिलसिलेवार, ये रिश्तेदारी कभी ना कभी टूटेगी। और जैसे ही रिश्तेदारी टूटेगी, और क्यों टूटेगी मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हालात बने हुए हैं, क्रूड ऑयल उसकी वजह से ऊपर है, ये कभी हाँ कभी ना का जो गेम चल रहा है लगातार पिछले कई हफ्तों से, सो कॉल्ड सीज फायर है। हालांकि बीच बीच में युद्ध की खबर भी आ जाती है, फिर सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती है, फिर ईरान की तरफ से फिर कोई धमकी भरी स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, जो सारा, तो इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो फंसा हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से क्रूड ऑयल फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है संध्या कि ये कब ये रिश्तेदारी टूटेगी, सवाल ये उठता है, क्योंकि लोग तो ये जानने में इंटरेस्टेड ज्यादा लेते हैं, यार ये सारी रिश्तेदारी, ये कहानी सारी बता दी आपने, वो ठीक है, हमें तो ये बताओ कि भाई सोना चांदी जाएगा कहाँ। ठीक है, काम की बात तो ये है, ये इतनी बड़ी कहानी और ये इतनी बड़ी रिश्तेदारी, तो मेन बात ये है, मुझे लगता है ये रिश्तेदारी टूटेगी जब डी डॉलराइजेशन की मुहिम दुनिया में शुरू होगी। और आपको एक बात मैं बता दूं कि दुनिया इस समय परेशान है डॉलर की गुंडागर्दी से, डॉलर की
सुप्रीमेसी, डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा, हम्म, डॉलर की दादागिरी जो चल रही है सारे में। आपको पता है 60-70% दुनिया में व्यापार अभी भी डॉलर में होता है। हम्म, जो कंट्रीज उधार लेती हैं वो भी करीब 70-80% डॉलर में होते हैं, लोन्स होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ज़्यादातर डॉलर हावी रहता है। हम्म, तो डॉलर एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी बन गई है जो कि जिसने दुनिया भर में, और आज मैं आपको सच बताऊं तो इस समय अगर सारी दुनिया आर्थिक संकट में है, हम्म, उसकी जड़ में कहीं डॉलर है। ये तो आप मानते हैं। हम्म, प्रधानमंत्री जी को जब उनको 7 अपील करनी पड़ी तो क्यों करनी पड़ी? उस अपील में कॉमन क्या था? उस अपील में संध्या कॉमन ये था कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को, हम्म, उसके खर्च को स्पीड कम करना चाहते थे। प्रधानमंत्री हम्म, चाहते थे आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत करें, आप हाँ, वर्चुअल क्लासेस जिससे पेट्रोल डीजल पे कम खर्च करें, आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, क्योंकि $72 बिलियन का हमने पिछले साल सोना आयात किया था और 99% भारत में सोना बाहर से आता है। हम्म, तो डी डॉलराइजेशन दबी आवाज में पूरी दुनिया में एक मुहिम छिड़ चुकी है। दबी आवाज मैंने इसलिए नहीं कहा कि जोर से लोग इसलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाते हैं हम्म, और वो फिर आपको पता है वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग धमकियां देने लगते हम्म, हैं, स्ट्रिक्चर्स पास करने लगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए दबी आवाज में तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये डी डॉलराइजेशन संध्या स्पीड पकड़ेगा, वैसे ही आपको ये सोना इस रिश्तेदारी को तोड़कर हम्म, ऊपर जाता निकलेगा। एक तो ये, या क्रूड ऑयल की कीमतें जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, जैसे ही हम देखेंगे नीचे आएंगे, तो मुझे लग रहा है $80, $70-80 के बीच में ये आएंगे। हम्म, वो लेवल्स तो आना मुझे अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। वो जो थे पहले $65 $70 प्रति बैरल जो युद्ध से पहले था, वो अभी दूर की कौड़ी मुझे नजर आती है। पर अगर ये $80 के आसपास आए तो सोना यहाँ से $5000 की तरफ, यानी कि भारतीय रुपए में मैं बात करूं तो करीब 1,60,70,000 के वो बीच तो में अभी कहीं भी हाल फिलहाल में चल ही रहा है सर। चल नहीं, अभी 55 के आसपास है। हम्म, और मैं देख रहा हूँ कि लोग क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है हम्म, और हम भी इस समय सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं, लोगों को थोड़ी सी अब रेस्टलेसनेस हो रही है हम्म, कि भाई एक्सपर्ट्स बताते हैं, शरद कोहली भी ये बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, उधर जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, यूबीएस, हम्म, मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और दुनिया भर के ज्योतिषी, हम्म, एस्ट्रो एनालिसिस करके सब बोल रहे हैं सोना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये हम्म, बोलते रहते, ऊपर तो जाता नहीं है। ये तो बहुत हफ्तों से वहीं का वहीं खड़ा है, जब से लड़ाई छिड़ी है ये तो हिल ही नहीं रहा। तो मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म, मुझे पता है काम की बात उनके लिए। देखिए साहब, अगर कोई भी एसेट क्लास, अब हम्म, आप मुझे बताइए, आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, आप देश के जाने माने बिजनेस प्लेटफॉर्म अखबार के हिंदी वर्जन को पूरा संभाल रही हैं। हम्म, मुझे आप बताइए, अगर कोई एसेट क्लास सिर्फ और सिर्फ ऐसे चलेगी, हम्म, यानी कि आज 4,500, कल 4,600, परसों हम्म, 4,700, फिर 4,800, फिर हम्म, 4,900, तो आप मुझे एक बात बताइए, लोग अपना काम काज छोड़कर हम्म, खाली सोना खरीदें, अगले दिन उसको महंगा बेच दें, फिर खरीदें, फिर महंगा बेच दें, फिर खरीदें, फिर महंगा बेच दें, तो फिर हम्म, तो आप काम काज ही छोड़ देंगे। बिल्कुल, तो कोई भी एसेट क्लास कभी भी एक ही डायरेक्शन में, एक ही साथ, एक पीरियड में नहीं चलती रहती है। उसमें हम्म, कभी ना कभी ठहराव आता है। तो मुझे लग रहा है, और थोड़ा करेक्शन भी आता है। हम्म, ठहराव ही नहीं आता, करेक्शन। ये तो स्टॉक मार्केट, अभी मार्केट्स की हम बात करेंगे तो करेक्शन भी आता है उसमें। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को, जब मैंने बात शुरू करी थी, मैंने ये कहा था आपसे कि कुछ लोगों की आदत बिगड़ गई। हम्म, उसको ऊपर 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 देखने की, तो अब नीचे नीचे एक तो आदत नहीं रही, और एक इसके स्थिर रहने की भी आदत नहीं। तो देखिए, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के का ज्यादातर साथी हाँ, हूँ। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आज लिया 15 दिन बाद बेच दिया, महीने बाद बेच दिया, वो तो मुझे लगता है वो सट्टेबाजी है, वो ट्रेडिंग है। वो आपको करनी नहीं चाहिए। हम्म, उसमें मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है और निराशा भी हो सकती है और वहीं का वहीं भी ठहरा रह सकता है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हालांकि निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए। हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं बैठ हम्म, के। हम्म, पर मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा, हालांकि प्रधानमंत्री जी की अपील को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी की अपील, आपने पूछा, आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, अब बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 साल तक नहीं खरीदना। तो अगर मैं ये कहूँ नहीं नहीं आप जाके खरीदिए अभी, तो हम्म, वो आई डोंट वांट टू ओवरऑल, मोदी जी देश का हित सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। हम उससे ऊपर अपनी अपनी सलाह रख दें, वो भी ठीक नहीं। पर मेरा एनालिसिस ये कहता है, क्योंकि आपने शुरू में बोला तो मैं इस पे इसका भी जवाब दे देता हूँ। मेरा एनालिसिस संध्या ये कहता है कि मोदी जी का जो टोटल सोने का इस्तेमाल होता है पहले, हम्म, उसमें से 60-70% सोना ज्वेलरी यूज में जाता है, 30 से 40% निवेश में जाता है। हम्म, तो मुझे, जो मैंने मार्केट से फीडबैक लिया, ज्वेलर से बात करी, ग्राउंड लेवल बात करी, तो ज्वेलरी बिजनेस में तो फर्क पड़ा है।
अच्छा। हाँ, उसमें फ़र्क पड़ा है। बड़े-बड़े ज्वेलर्स भी इस बात को बोल रहे हैं कि अब वैसे सेल नहीं है, मोदी जी ने क्या बोल दिया ये वगैरह-वगैरह, उनके हुँ। अपने अब इमोशंस मोदी होते हैं। जी की बात को भी बहुत मानती लोग है मानते जनता। हैं, जब थाली बजाने को कहा थाली बजाई, जब हुँ। दिया जलाने को दिया जलाया, झंडा लगाने को कहा झंडा वो भी किया। लगाया। अरे! झालमुड़ी 10 रुपए की खाई, कहीं न हुँ। कहीं उसने बंगाल इलेक्शंस में उस झालमुड़ी ने अपना रोल प्ले किया। आप हुँ। देखते हैं, आप तो जो चीज़ को आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। हुँ। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लोगों ने ज्वेलरी के मामले में तो उनकी बात सुनी है, खासकर पुरुषों ने ज़रूर सुनी है। हुँ। एक महिला ने कहा मुझे मंगलसूत्र बनवा दीजिए नया, आपने प्रॉमिस किया था कि अब इतनी सालगिरह होगी तो बनवाएँगे। उस सालगिरह से जस्ट पहले मोदी जी ने ये बात बोली। तो उन्होंने क्या किया, मोदी जी का वो क्लिप सेव कर लिया और अपनी पत्नी को प्ले कर दिया। देखो अभी मोदी जी ने मना किया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साल के लिए मना किया ना, अगले साल बात करूँगी आपसे। हुँ। ज्वेलरी की सेल में फ़र्क पड़ा है। परंतु संध्या, जो निवेश का हिस्सा है हुँ। हुँ। 30-40%, उसमें इतना फ़र्क मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी भी जो ईटीएफ्स हैं हुँ। और ईजीआर अभी जो नया हुँ। लॉन्च हुआ है, हुँ। इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल। गोल्ड रिसीट्स हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, हुँ। उसमें अभी भी लोअर लेवल्स पर पैसा जा रहा है। तो मैंने फिर कुछ निवेशकों से भी बात करी हुँ। कि भाई मोदी जी ने तो मना किया है। हाँ। आप तो अभी भी कहते हैं सर हम तो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम तो फंड हुँ। ले रहे हैं, वो फंड आगे गोल्ड खरीद रहे हैं, तो ये उनका काम है, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो हुँ। सीधा ज्वेलर की दुकान पे तो जा नहीं रहे, ऐसा लोगों का सोचना है। हुँ। तो मुझे लगता है पर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा लेके हुँ। और 2 से 5 साल अगर इंतज़ार कर सकते हैं, हुँ। तो आपको सोना यहाँ से ऊपर जाता नज़र मुझे आता है। हुँ। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस ने, हुँ। संध्या, ये बोला है कि 2026 के अंत तक ही हाँ। आपको सोना बहुत अच्छा लेवल, $6,000 का एक एवरेज लेवल उन्होंने लिया। इस $6,000 तो साल तक। संध्या, हाँ, इसी साल का। हुँ। $6,000 तो संध्या हो जाता है करीब-करीब 2 लाख रुपए 2 सोना। लाख। तो अब देखिए इसमें 2-4 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। कोई भी हुँ। इतना पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वैश्विक हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। डोनाल्ड हुँ। ट्रम्प साहब के दिमाग का कुछ पता नहीं होता है। सुबह हुँ। कुछ हो जाते हैं, दोपहर को कुछ हो जाते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा अनिश्चितता बन जाती है, तो ऐसे में आपको बहुत पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन करनी थोड़ी-सी कठिन हो जाती है। परंतु ये पक्का है हुँ। कि ये ऊपर जाएगा। और क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन मुझे ऑन द कार्ड्स लगता है। और संध्या, जिस रफ्तार से हुँ। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं हुँ। सोने को, हाँ। अगर हम रशिया को छोड़ दें, कुछ हुँ। हद तक तुर्की को छोड़ दें, हुँ। तो दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ने सोना लगातार खरीदना अपना, आपको हैरानी होगी कि चाइना ने हुँ। लगातार 18 महीने से सोने की खरीद बना रखी है। सबसे आगे चल रहा है डेढ़ चाइना। स और पिछले 13 महीने में, हुँ। संध्या, हर पिछले महीने से हुँ। जो इंक्रीज़ है, वो बढ़ता जा रहा है। हुँ। मतलब परसेंटेज उसकी बढ़ती जा रही है। हुँ। तो इस रफ्तार से जब सोना दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ उनको नज़र आ रही है, भविष्य में होने हुँ। वाली, जो शायद आम लोगों को नहीं नज़र आती है। मुझे तो मालूम है वो क्यों खरीद रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो 1971 से पहले था, हाँ। जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो करेंसी की वैल्यू गोल्ड से निर्धारित की जाती थी। हुँ। उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे, जिसके जितना आपके पास गोल्ड है, हुँ। उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू होगी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है। हुँ। यानी कि अभी डॉलर के आधार पर हम चलते हैं, तब हम गोल्ड के आधार पर चलेंगे। तो डी-डॉलराइज़ेशन जैसे-जैसे रफ्तार पकड़ेगा, हुँ। मुझे लग रहा है कि सोना अपने आप रफ्तार पकड़ने लगेगा, सोना-चांदी। तो सोने-चांदी को निवेशकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हुँ। हुँ। सोने के साथ सो जाइए। हुँ। उसको उसको बहुत जल्द, असल में लोगों को आदत पड़ गई है, संध्या, दिन में 3 बार रेट्स चेक करने की, हाँ। ऐप खोल-खोल कर बार-बार देखने की, अरे ये तो नीचे चला गया, अरे ये तो ऐसे चला गया। तो लोगों को मुझे लगा थोड़ी-सी बेचैनी सी हो गई है। हुँ। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेचैनी नहीं होनी चाहिए, हुँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो रख के आराम से बैठता है। हुँ। और आपको सच बात बताऊँ, मुझे 35 साल हो गए पर्सनल फाइनेंस लाइन में। मैंने देखा संध्या, जिसने निवेश करके बड़ा पैसा बनाया है, हुँ। उसने लंबे वक़्त में बनाया है। उसने छोटे वक़्त में तो ट्रेडिंग होती है वो। आप हुँ। शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, पैसा बना भी सकते हैं, और अगर पैसा बनाएँगे भी ना आप, तो आप कम पैसा बनाएँगे। तो ज़्यादा पैसा बनाने के लिए तो आपको लंबे वक़्त तक, तो आई थिंक द फ्यूचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज़ वेरी ब्राइट, हुँ। एंड पीपल शुड हैव पेशेंस। और थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी के माध्यम से, एसआईपी हुँ। ज़रूरी नहीं म्यूचुअल फंड्स वाली, और मैंने तो समझा एसआईपी का नाम भी बदला है। अच्छा। क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जब इसको बोलते हैं, हुँ। तो लोग अकाउंट बहुत बंद करवा रहे हैं। आप देखिए मार्केट्स की हाँ, भी हालत बिल्कुल, जो है बिल्कुल। पतली है। तो हुँ। मैंने देखा कि लोग, क्योंकि एसआईपी में यही तो समय है हुँ। एसआईपी करने का। अगर आप अब एसआईपी नहीं करेंगे, तो आप एसआईपी में आए ही क्यों? हुँ। तो मैंने उसका नाम बदला, हुँ। सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, अच्छा। सिस्टमैटिक नहीं।
क्योंकि सिस्टमैटिक तो लोग कहते हैं कौन सा सिस्टम है ये 15 दिन बाद। सब्र चाहिए। SIP मीन्स सब्र। अगर सब्र है आपके पास तो मैं सोने चांदी के जो भी शौकीन हैं, निवेशक हैं, उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास सब्र है तो आप सोना चांदी की तरफ देखिए, इसको निवेश की तरह। अगर सब्र नहीं है तो आपको डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। सर, जिस तरीके से आपने गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो अच्छे से डिफाइन कर दिया, हालांकि थोड़ी देर में मैं टारगेट को लेकर भी सर आपसे जानना जी। चाहूंगी, लेकिन डी डॉलराइजेशन एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है सर। बहुत बड़ा। क्या आपको लगता है कि सर इस पर पूरी दुनिया जो है वो बीट कर पाएगी? हालात ऐसे बन रहे हैं संध्या कि करना ही पड़ेगा। आप देखें जितनी दुनिया भर की आर्थिक समस्याएं हैं, जैसा मैंने कहा, उनकी जड़ में डॉलर है। हम्म। प्रधानमंत्री जी की अभी मैंने जिक्र किया, अपील के पीछे डॉलर है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर की वजह से कमज़ोर हो रहा है। आप क्रूड ऑयल का हमारा बिल बढ़ रहा है, डॉलर की वजह से बढ़ रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं, डॉलर यहाँ से ज़्यादा खर्च होता है, उसकी वजह से डिप्लीट होते हैं। हमारी FDI नहीं आती, भाई डॉलर कम आ रहे हैं। FIIs पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, भाई डॉलर में निकाल रहे हैं। तो आप देखिए डॉलर ऐसा लग रहा है कि एक आम आदमी की जिंदगी से सीधी तरीके से ना जुड़े हुए तो होते भी आज अगर महंगाई बढ़ रही है तो डॉलर की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम डॉलर में हमें ज्यादा, और जो पेट्रो डॉलर जिसको हम कहते हैं, जिससे GCC कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता होगा कि ये डॉलर में ही करा जाएगा ट्रेड, तो इसीलिए तो क्रूड ऑयल डॉलर में होता है। कभी आपको क्रूड ऑयल किसी दूसरी करेंसी में आपने सुना है? कभी बताइए क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, हमेशा डॉलर सुनाई देता है, चाहे रशिया से आए तब भी डॉलर सुनाई देता है। सो आई फील डॉलर इज एट द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो देशों का मैंने दिवालिया निकलते देखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपको पता होगा क्या हुआ था, उनके डॉलर खत्म हो गए थे युद्ध के दौरान। UAE एक देश है, मैं उदाहरण आपको देता हूँ। UAE जो है उसकी करेंसी दिरहम है और उसकी करेंसी डॉलर के साथ पेग्ड है। पेग्ड का मतलब होता है कि सालों से वो करेंसी 3.67 दिरहम्स का एक डॉलर आता है। मतलब डॉलर कितना भी जाए वो 3.67 पेग्ड रहता है, फिक्स रहता है। उसने भी संध्या कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को बोला कि आप हमें डॉलर दीजिए वरना हम युआन पे चले जाएंगे, हम डॉलर से हट जाएंगे। अच्छा। तो आप देखिए कि डॉलर को लेके परेशान हैं लोग से मेरा मतलब यहाँ कंट्रीज से, अर्थव्यवस्थाओं से। तो आई थिंक जब मर्ज बहुत बढ़ जाती है ना, तो कहा जाता है खुद ही दवा बन जाती है। जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है तो उसकी दवाई अपने आप निकल आती है। तो आई थिंक द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड दे आर गेटिंग फेड अप ऑफ दिस डॉलर, कि इस डॉलर की वजह से हमें इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो इस वजह से अभी ब्रिक्स की मीटिंग होनी है और ब्रिक्स में पीछे जब डॉलर पे चर्चा हुई थी तो ट्रंप जो है बौखला गए थे बिल्कुल। उन्होंने कहा था खबरदार अगर किसी ने डॉलर का किया हम ये कर देंगे, हम उन पे सैंक्शंस लगा देंगे, हम उन पर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। पर कब तक ऐसा चलेगा? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप कब तक हैं अपनी सत्ता में? नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में। प्राइमरीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी इनके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इनके अपने रिपब्लिकन सब इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया, इनकी कोर जो मागा वाली टीम है उसमें से कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया। सो आई थिंक, और एंड ही इज अ वेरी बैड लूजर। अगर वो हारते हैं तो उस लड़के की तरह, जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, कोई लंबा चौड़ा होता था, वो आउट होने के बाद भी वहां से हटता नहीं था क्रीज पे से, नहीं मैं तो नहीं आउट हुआ। उसको 2-2 3-3 बार आउट करना पड़ता था और फिर भी जब जबरदस्ती करते थे तो वो विकेट उखाड़ के चला जाता था। सो ही इज ऑफ दैट काइंड, बुली करते हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि दिस डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सारा गेम चल रहा है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये हटेगा तो अपनी पद से हटेंगे, या ये पूरा का पूरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान कब तक आखिर चलेगा? आई थिंक इवेंचुअली तो डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही डी डॉलराइजेशन शुरू होगा, सोना, गोल्ड इज द नेक्स्ट बेस्ट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अराउंड द वर्ल्ड। करेंसी तो नहीं बनेगा गोल्ड, ऐसा तो नहीं आप ब्रेड और दूध जाके गोल्ड से ले लेंगे, बट जो मेजर करने की एक स्टैंडर्ड होगा दुनिया में, वो मुझे लगता है गोल्ड बन जाएगा। और गोल्ड खत्म भी होता जा रहा है। हमने पहले भी आपकी पुरानी पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था। अब तो 80,000 टन के करीब बचा है। इतने महीने पहले मैं आपके पास आया था। तो 15 साल से ऊपर तो गोल्ड वैसे भी उसका खनन ही नहीं हो पाएगा, माइनिंग ही नहीं हो पाएगी, तो फिर तो गोल्ड खत्म हो जाएगा। जितना सोना है वो है। और मुझे लगता है इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। मैंने एक अपने चैनल पर और बहुत लोगों को मैंने जिक्र किया कि मुझे लगता है भारत सरकार को संध्या एक गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लानी चाहिए, एक गोल्ड बैंक बनाना चाहिए, जहां पर जाके अपना लोग गोल्ड डिपॉजिट करें और उनको एक पासबुक दे दी जाए बैंक की तरह, उस पर ब्याज भी दिया जाए उनको, जैसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे होता था। और एक एमनेस्टी स्कीम साथ में लगाई जाए, क्योंकि बहुत सारा सोना यहाँ पर उनके बिल्स नहीं है। अब पुश्तैनी है,
तो अब थोड़ी ना नानी जी दादी जी से बिल रखा हुआ है तो उसको सरकार सवाल पूछने लगेगी कि भाई कहाँ से आया आपके पास, अनअकाउंटेड है। साथ में एमनेस्टी स्कीम लानी पड़ेगी, कम से कम 1 डेढ़ तक आपने जो आपके पास है वो दे दीजिए। हालांकि उसको लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, पर आई थिंक समथिंग कैन बी वर्कड आउट वेयर पीपल कैन डिपॉजिट। 30,000 टन सोना संध्या भारतीय घरों में है, ऐसा अनेकों एजेंसीज ने अनुमान लगाया है। बिल्कुल सर। तो और आप ये सोचिए आंकड़ा तो ऊपर भी बताया जा रहा है सर। उससे ऊपर भी हो सकता है क्योंकि किसी ने गिना तो है नहीं। हम्म 8,800 टन अमेरिका का ऑफिशियल रिजर्व है। हम्म आप सोचिए 8,800, और भारत में 30, यानी कि उससे करीब 3.5 गुना सोना भारत में है। हम्म तो आप सोचिए कल को अगर गोल्ड स्टैंडर्ड आता है तो भारत की पोजीशन कितनी स्ट्रांग होगी एज अ कंट्री, अगर ये सोना सारा रिकॉर्ड पे आ जाता है हम्म और पासबुक दे दी जाए आपको, और जितना जमा कराया आपको निकालने का भी राइट दिया जाए। मुझे लगता है 30,000 में से कम 15-20,000 टन आराम से भारत सरकार के पास सोना ये डिपॉजिट में आ सकता है, और लोगों के लिए भी अच्छा है। जिस कीमत बढ़ती रहे उस कीमत पे जब वो निकालना चाहे पासबुक की तरह, जैसे बैंक में होता है, हाँ ब्याज भी मिलता रहे आपको, और आपका सोना, और जिस सोने से आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, मान लीजिए आपकी दादी जी का कोई हार है, मदर का कोई हार है जो उन्होंने बड़े प्यार से आपको दिया, उसको मत दीजिए। आप बाकी का तो दे सकते हैं ना, जिससे आपको लगाव नहीं है, जिससे इमोशंस नहीं है। आई थिंक दैट कैन बी गिवन डिपॉजिटेड इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग आई हैव सजेस्टेड, बट फ्यूचर ब्राइट है संध्या, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। सर, देश का रुपए गर्त में जा रहा है, इसकी चिंता पूरे मार्केट में, पूरे देश में एक चिंता का विषय ये बनता जा रहा है। सर, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट क्या सिर्फ एक सोना ना खरीदो क्या एक मेन वजह है कि रुपए को बचाया जाएगा, फॉरेक्स को बचाया जाएगा, या फिर कुछ और कहानी है? कैसे रुपए को मजबूती मिलेगी? देखिए जब तक हम लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये तो आप मानेंगे, हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, 112 बिलियन डॉलर का तो हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है इस समय। अमेरिका से हमारा चलिए सरप्लस है, वो बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ से हम ऑयल लेते हैं, उनके साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो जब इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होती है तो वहाँ पर करेंसी प्रेशर में रहती है क्योंकि उसका आउटफ्लो ज़्यादा होता है। तो रुपए को देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर इंटरवीन करता रहता है। पर जब इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो, और खासकर हमारे जो सोर्सेस हैं फॉरेन एक्सचेंज आने के, बहुत बड़ी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट में, करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज ले लें, वो 140 बिलियन डॉलर के करीब बाहर भेजते, अब देश में भेजते थे पैसा। अब जब से युद्ध छिड़ा है तो उनकी कुछ की नौकरी चली गई है, कुछ घर हाँ। बैठे हैं, कुछ वहां पैसा बचा रहे हैं, तो उन्होंने कम भेजा है। एफडीआई भी हमारा कोई बहुत अच्छा हाल के टाइम में वो नहीं रहा है। उसके अलावा बड़ा कारण ये रहा है, आप तो स्टॉक मार्केट्स भी खूब कवर करती हैं, एफआईआईज और एफपीआईज ने तो ऐसे सेल लगा रखी है जैसे करोल बाग में सेल लगती है। बिल्कुल सर। सरोजनी नगर, करोल बाग और और लाजपत नगर। 2025 से ज्यादा का अभी ये जो महीने बीते हैं जी, 2026 का, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 1,80,000 हम्म करोड़ का नेट आउटफ्लो हो चुका है। टोटल हम्म आउटफ्लो तो 2 लाख करोड़ से ऊपर हो। तो मुझे लगता है कि एफ, और किसी ने मुझसे ये पूछा संध्या कि भाई ये एफआईआईज और एफपीआईज जो हैं ये पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या भारत में कुछ कमी है? हम्म तो उसका हमने बहुत डिटेल में विश्लेषण किया, मैं और मेरी टीम ने मिलके, कि ये इसका इसका तो मुझे लग रहा है कि भारत की स्टॉक मार्केट से कैपिटल रिप्लेसमेंट हो रहा है। हम्म आज हम बात कर रहे हैं, मैं अगर कल का आंकड़ा लूं तो कल करीब करीब 8,300 करोड़ की बिकवाली थी एफआईआईज और एफपीआईज की। पर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हम्म मैं उनको देसी बॉयज कहता हूं मजाक में, हम्म उनकी 9,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग थी। हाँ सो आई थिंक इंडियन कैपिटल इज रिप्लेसिंग द फॉरेन कैपिटल। हम्म अब किसी ने कहा कि क्यों बेच रहे हैं, अब मैंने तो उसका बड़ा सिंपल जवाब है। अगर मैंने 2021 में हम्म 100 रुपए का शेयर लिया था संध्या, हम्म और मुझे आज उसके 200 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना बेचूं? मुझे हम्म राइट है। क्या भारत सरकार मुझे रोक लेगी? वो तो गलत होगा। अगर भारत सरकार रोकेगी, मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं 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 नहीं, आप अभी नहीं बेच सकते। हम्म सो आई थिंक एनीवन हु हैज मेड प्रॉफिट इन द मार्केट, हम्म उसको राइट है कि वो प्रॉफिट बुक कर ले। और इनका पैसा तो बड़ा चंचल पैसा है। हम्म आज यहाँ, कल चाइनीज मार्केट में, परसों हाँ कोरिया की मार्केट में, वियतनाम, जो इनको जहाँ 2 पैसे सस्ता मिलेगा। हम्म अब आप सामान नहीं लेते हैं जाके, 4-5 दुकान पूछते हैं, भैया कितने का दिया, भैया कितने का दिया, जहाँ सस्ता हुआ हम्म वहां आप ले लेते हैं। तो दे आर लाइक दैट। और जिन लोगों को लगता है चले गए, अरे चले गए तो वापस आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बिकॉज ये तो आते जाते रहते हैं। ये तो आज चाइना में लगा रहे हैं। हमारी पीई रेशियो थोड़ी सी बाकी मार्केट से एक्सपेंसिव थी। वी वर हाँ स्टॉक मार्केट वाइज वी वर एक्सपेंसिव। हम्म और एक समय में संध्या 25% यहाँ पर कैपिटल मार्केट में फॉरेन कैपिटल था। तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा इसलिए नहीं था कि हम उनका मुंह ताकते रहते थे, जिस दिन उनकी बाइंग हो उस दिन मार्केट ऊपर है, जिस दिन उनकी सेलिंग होती थी उस दिन मार्केट नीचे है। तो अब ये कंट्रीब्यूशन 15-16% पर आ गया है, हम्म विच इज अ हेल्दी साइन। हमारी मार्केट आत्मनिर्भर बन रही है। जाते हैं तो जाने दीजिए ना, ले जाते हैं ले जाने दीजिए इनको पैसा। थोड़ा सा रुपया प्रेशर में आता है इसकी वजह से, पर कब तक निकालते रहेंगे इनको? और
इस तरीके से। और दूसरा, जो विश्व में अनसर्टेनिटी बनी है, तो इनको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि पिछले साल इंडिया के ऊपर टैरिफ 50-50% तक लगाया, तो इनको लगा भाई इंडिया में तो अब जो है हुँ, इनकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का खराब किया। इंडिया के बारे हुँ, में कभी डेड इकोनॉमी बोला, कभी कभी हेल होल बोला, अजीब अजीब किस्म के टर्म इस्तेमाल किए जो कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के रूल्स के खिलाफ थे। हुँ, तो वो थोड़ा सा वो पैनिक क्रिएट करता है। बट मुझे लगता है बहुत चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश में कहावत होती है, दिस टू शैल पास। हुँ, और ये भारत का पैसा, हमारे जो रिटेल निवेशक हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में अब अपना पैसा लगा रहे हैं। हुँ, और वॉरेन बुफे ने कहा था संध्या कि जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए, हुँ, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए। हुँ, मुझे लगता है हमारी मार्केट इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि बात आप रुपए की कर रहे हैं, तो मैं हुँ, रुपए पे वापस इसको क्लोज करता हूँ। आई एम श्योर मार्केट्स यू विल लाइक टू टॉक सेपरेटली। तो जब तक ये सारे कारण बने रहेंगे, इनफ्लोज आएंगे नहीं, हुँ, आउटफ्लोज जाते रहेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, एक्सपोर्ट्स हमारे उतने होंगे, तो रुपया प्रेशर में रहेगा। और हुँ, रुपया, हाँ, एक चिंता की बात है, क्योंकि रुपए का घटने का सिर्फ एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, हाँ, बाकी सबको तो, आम आदमी को महंगाई भी झेलनी पड़ती है, कॉर्पोरेट्स की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती है, फिनिश प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ती है, रॉ मटेरियल की हुँ, कॉस्ट भी बढ़ती है। येस, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और हुँ, मुझे लग रहा है इसी कंसर्न में आके प्रधानमंत्री जी ने वो 7 अपील करी थी, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व लड़ाई से पहले करीब $700 बिलियन के हाँ, आसपास था, जो एक साधारण परिस्थिति में 11 महीने के इंपोर्ट्स हुँ, को कवर करता है। अब जब क्रूड ऑयल $60-65 से बढ़ के $126 तक टच कर गया था, हुँ, तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई ये तो बहुत तेजी से हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा है, और हम अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं बनना चाहते। हुँ, तो उन्होंने कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर मैं लोगों से अपील करूं कि भाई आप ये चीजें मत करिए, हुँ, सोना मत खरीदिए 1 साल तक, कभी देश में शादियां मत करिए, फजूल के फॉरेन ट्रैवल मत करिए, भारत में हुँ, खर्च करिए, तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की डिप्लीशन जो है वो हुँ, थोड़ी स्लो हो जाएगी। हुँ, तो हम वो जो 11 महीने चलता था, अब तो ऐसा लग रहा था 6-7 महीने में फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा। हुँ, तो इसलिए इसलिए उन्होंने अपील करी कि ये फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा ज्यादा टाइम चले। सो आई फील दिस इज अ टेम्पररी फेज। आरबीआई ने इंटरवीन किया है $5 बिलियन के करीब, इसको रूपी डॉलर स्वैप कहते हैं। हुँ, तो आरबीआई ने उसको थामने की कोशिश करी है, और भी कदम उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर और ज्यादा ना जाए। पर यह सच है कि रुपया जब कमजोर होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं होता है। हुँ, सर $100 तक पहुँच सकते हैं रुपए? देखिए, अगर आप मेरे से पूछे तो 100 इज जस्ट अ नंबर। हुँ, जैसे 95 से 96 हुआ, हुँ, 96 से 97 97 हुआ, बिल्कुल, हो सकता था। ऐसे हुँ, 99 से 100 हो जाएगा, वो ठीक है। अब एक साइकोलॉजिकली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इशू बनेगा। हुँ, इसको जो विपक्ष के पार्टीज हैं, उन्होंने तो इसको बहुत बड़ा कर दिया कि 100 हो गया, सेंचुरी मार दी, ये हो गया, वो हो गया। आप उस टाइम ये कहते थे। बट द सिचुएशन इज सच कि आप बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हुँ, जब तक हमारे इंपोर्ट्स, संध्या, हमारे इंपोर्ट्स इतने एलिवेटेड रहेंगे, हुँ, तब तक रुपए को कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है। और जब तक ये विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकालते रहेंगे, हुँ, तब तक रुपया प्रेशर में रहेगा। तो इसका एक ही तरीका है, या तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े, हुँ, या हमारे जो बाहर से एफडीआई आता है, हुँ, वो और आए, हुँ, या जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, वो पैसा और लोग भेजें। तो दो ही तरीके हैं इसको रोकने के, या तो हमारी इनफ्लो बढ़ जाए, हाँ, या आउटफ्लो कम हो जाए। तो इसमें से ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, आई एम श्योर सम ऑफ द फैक्टर्स विल चेंज विद टाइम। हुँ, अगर हालात ऐसे, क्रूड ऑयल अगर मान लीजिए 100 $150 पहुंच जाता है, तो रुपया फिर और प्रेशर में आ सकता है। हुँ, और आरबीआई भी कब तक इंटरवीन करेगा, हुँ, क्योंकि आरबीआई जितनी बार इंटरवीन करेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा, हुँ, उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने डॉलर रिजर्व में से। तो उससे तो डॉलर और जल्दी नीचे जाएगा। हुँ। सो आई थिंक वी नीड टू वेट एंड सी, एंड लेट्स होप के स्टेट ऑफ हॉर्मूज में हालात सुधरे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब में सेंस प्रिवेल ऑन डोनाल्ड ट्रंप, एज दे से। सर जैसे कि एफपीआई और एफआईआई की भी बातचीत हुई थी अभी थोड़ी देर पहले आप इनका जिक्र कर रहे थे कि बहुत गंदे से सेलिंग प्रेशर इनका मार्केट में चल रहा है। सर मार्केट को क्या हो गया है? कभी एकदम ऊपर पहुंच जाता है देखते ही देखते, कभी एकदम नीचे आ जाता है। उससे निवेशक काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। इस बार मार्केट की चाल को वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर अगले 6 महीने मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है? क्या इसी तरीके के हालात देखने को मिलने वाले हैं या फिर कहीं न कहीं एक हरियाली मार्केट में छा सकती है? देखिए, मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा, ये तो हुँ, पक्का है। ये जो 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड, टू 1 स्टेप फॉरवर्ड, ये चलता रहेगा। हुँ, और इसलिए चलेगा संध्या, मैं आपको इसको थोड़ा-सा अगर खोल के 5 मिनट में बता दूँ। आप देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स हुँ, नए-नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हुँ, नैस्डैक की बात करें, एस एंड पी की बात करें, डाउ की बात करें। अब मुझे आप एक बात बताइए
कि जो देश युद्ध में है, अमेरिका की बात कर रहा हूं, हम्म। युद्ध में है वो, $40 ट्रिलियन का उस देश पर कर्ज है, कर्ज है बिल्कुल। महंगाई वहां पर बेतहाशा बढ़ी हुई है, हम्म। नंबर्स ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे इस पे प्रश्न चिन्ह है। हम्म। नौकरियां वहां निकल के नहीं आ रही हैं, हम्म। निवेश वो कहते हैं आ रहा है, मेरे हिसाब से कोई निवेश नहीं आ रहा है। जितने भी आर्थिक पैमाने होते हैं एक अर्थव्यवस्था को नापने के, वो सब विपरीत है और मार्केट बल्ले बल्ले है। ये कौन सी मार्केट है? तो हम्म। साफ पता लगता है संध्या कि एक लॉबी है वॉल स्ट्रीट में जो मार्केट को आर्टिफिशियली पंप कर रही है, उसमें पैसा डाल रही है। क्यों? क्योंकि 65% लोग अमेरिका में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। भारत में तो 20-25 करोड़ के बीच में इस समय डीमैट अकाउंट्स हैं, हम्म। पर अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी मार्केट से जुड़ी हुई है। तो वहां पर जब आप मार्केट ऊपर चढ़ती है हम्म। तो जो हुकूमत होती है उसको बहुत ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया राष्ट्रपति हैं, देखिए हमारी मार्केट तो रोज नए नए रिकॉर्ड छू रही है। कैसे हो सकता है? जो देश युद्ध में है उसकी मार्केट ऊपर जाती जा रही है। ये हम्म। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली, संध्या बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ग्लोबली एक रिसेशन आ चुका है हम्म। और एक खतरनाक ट्रेंड मैंने देखा। वो ये देखा क्योंकि मैं और मेरी टीम हम ग्लोबल इकोनॉमीज को एनालाइज करते हैं। हम्म। ये जो अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, हम्म। इटली है, बेल्जियम है, इनकी आप जीडीपी की जरा गूगल करके देखिएगा, इनकी ग्रोथ की रफ्तार कितनी है। कोई 0.2%, कोई हम्म। 0.3%, कोई 0.7%, कोई 0. ये कोई ग्रोथ होती है? ये साफ पता लग रहा है कि अब ये खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है अपने आप को जबरदस्ती रिसेशन से ऊपर दिखाने का। क्योंकि अगर आप रिसेशन में दिखा देते हैं, 2 क्वार्टर्स में अगर आपकी नेगेटिव जीडीपी होती है तो आप ऑफिशियली रिसेशन में मान लिए जाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद आपके ऊपर एक स्टिग्मा, एक दाग लग जाता है, ये कंट्री रिसेशन में है। तो हम्म। वहां ना निवेश आता है, वहां के, मैंने तो लोगों को भी जब दूसरे से मिलते हैं, अरे आप तो रिसेशन वाली कंट्री से आ रहे हैं, यहां तक हो जाता है उनके उनके सिटीजन्स को। हम्म। तो अब ये रिसेशन में नहीं दिखा रहे हैं, परंतु हकीकत में ये रिसेशन में है। हम्म। और अगर मंदी आ चुकी है तो इससे मंदी का असर भारत पर भी आप देख रहे हैं। भारत में हम्म। मंदी नहीं है, भारत हम्म। में कोई रिसेशन नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हम 7-7.5% से ग्रो कर रहे थे, अब हम हो सकता है कि 5, 5.5, 6, 6.5 इसके बीच में रह जाए। डिपेंड करेगा कितनी लंबी ये हम्म। क्राइसिस चलती है। हो सकता है इस समय हम 6, 6.5 के आसपास हो। रिजर्व बैंक, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, 2 दिन के अंदर आपको आरबीआई अपने अनुमान दे देगा। हम्म। तो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स पर दबाव आएगा, क्योंकि जीडीपी अगर नीचे आती है तो हम्म। प्रॉफिट्स, और मार्केट तो कंपनी से ही बनता है। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अगर वीक होते जाएंगे, उनकी टॉप लाइंस और बॉटम लाइंस अगर कमजोर होंगी, तो मार्केट, मुझे लग रहा है, और ग्लोबली अगर मंदी आई हुई होगी, हम्म। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट दबाव में, एक बार मार्केट छलांग मारेगी, हम्म। ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, हम्म। मार्केट एक बार जबरदस्त छलांग मारेगी। पर सवाल यह है कि क्या वहां टिक पाएगी? हम्म। क्योंकि अगर ये मंदी आ चुकी है, मैं कह रहा हूं, हम्म। पर इसको इंटरनेशनली भी तो रिकॉग्नाइज किया जाए ना कि मंदी, हाँ मंदी आ गई। वो तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो ये आपके ना मानने से क्या मंदी रुक जाएगी? मैं हम्म। आपसे पूछूं संध्या, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं कभी कभी। एक व्यक्ति था, उसने कहा जी मुझे, मेरा शरीर टूट रहा है हम्म। और मैंने छू के देखा मैं गर्म भी बहुत हूं हम्म। और मुझे भूख भी नहीं लग रही, मेरा सिर भी भारी हो रहा है और मेरी कपकपी छूट रही है। तो आपको बुखार है? नहीं, मुझे बुखार नहीं है, पर ये सब चीजें मुझे हैं। तो हम्म। ये कुछ ऐसा ही है कि आपको बाकी सारे सिम्टम जो दिख रहे हैं वो आपको बुखार के दिख रहे हैं, पर आप थर्मामीटर लगाने नहीं दे रहे किसी को, और हम्म। थर्मामीटर लगाते हैं तो आप उसकी रीडिंग गलत बताते हैं। तो फिर तो जबकि बाकी सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये मंदी ऑफिशियल तौर पर संध्या स्वीकार करी जाएगी, हम्म। तो मार्केट फिर वहां टिक नहीं पाएगी। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल, क्योंकि वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, हम्म। ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसमें एक जैसा सपेरा बीन बनाता है ना, तो उसके आगे नाग पड़ा होता है, तो सपेरा ऐसे ऐसे घुमाता है, वो नाग का सिर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे घूमता है। हम्म। मार्केट बिल्कुल उस सांप की तरह बिहेव कर रही है। हम्म। वो सपेरा बीन बजाता है, ऊपर ले जाता है तो ऊपर हो जाती है, नीचे ले जाता है तो नीचे हो जाती है। मार्केट इज स्वेइंग टू द ट्यून्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज डिसीजंस। तो अभी इस चंगुल से मार्केट जब निकलेगी और रियलिटी में आएगी सामने, तो मुझे लग रहा है वैश्विक मंदी आ चुकी है। हम्म। भारत में मंदी नहीं है, भारत में स्लो डाउन है। हम्म। भारत में जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ी है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई भारत में बहुत बड़ी चिंता मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन, संध्या, बहुत वल्नरेबल है। कम इनकम वाले ज्यादा लोग हैं जिनकी हम्म। बहुत बहुत थोड़ी इनकम होती है। उनके ऊपर अगर थोड़ा भी महंगाई का फर्क पड़ता है तो उन लोगों की जिंदगी बहुत प्रेशर में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है।
पर तो इसलिए मार्केट्स मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रहेगी। हम्म, एक दफे मार्केट ऊपर जाएगी, पर सवाल ये उठता है कि क्या वहां टिक पाएगी हम्म, और क्या और ऊपर जाएगी, वो एक प्रश्न चिन्ह हम्म, मुझे नजर आता है। तो इसलिए मार्केट में, बट हैविंग हम्म, सेड दैट, आपकी बात का आखिरी जो आपने पूछा था, मैं आखिरी स्टेटमेंट उसमें डाल दूं। लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का अच्छा लगता है, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है हम्म, वो इंटैक्ट रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो मुझे लगता है मार्केट में संध्या 10 साल के लिए आना चाहिए। हम्म, अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं हम्म, तो उसको लंबे वक्त के लिए रखिए। अब किसी ने मेरे से पूछा संध्या कि 10 साल क्यों बोलते हैं आप? हम्म, मैंने कहा 10 साल में ढाई ट्रम्प आ जाते हैं। हम्म, 4 साल का एक ट्रम्प, 4 साल का दूसरा ट्रम्प और 2 साल का एक और ट्रम्प। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल के अंदर कोविड भी हो जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर भी हो जाता है, ईरान युद्ध भी हो जाता है, टैरिफ टैरिफ का गेम भी हो जाता है। उस सबको आप पीछे छोड़ते जाते हैं। कोविड को हम्म, पीछे छोड़ा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है घमासान, पर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पे रशिया यूक्रेन का आपने देखा होगा इतना असर नहीं दिखाई देता। तो हम बिल्कुल, शुरू में 2022 में चिंतन करते थे, सवा हम्म, 4 साल हो चुके हैं। इसी प्रकार टैरिफ को भी अब हम, इस युद्ध ने टैरिफ को भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। डराने की कोशिश करी थी ट्रम्प हाँ, ने। बहुत कोशिश करी थी, उसको भी अब हम पीछे छोड़, हम्म, अब ये युद्ध है। तो कुछ ना कुछ होता, पर लंबे वक़्त में ये सब चीज़ें पीछे रहती जाती हैं। मुझे तो लगता है संध्या के मार्केट में इस समय बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं, हम्म, जिनका लोग सोचते थे ये इतने का हो जाए ना तो मैं ले लूँगा, हम्म, इतने का हो जाए तो मैं ले लूँगी इसको। तो मुझे लग रहा है कि इस समय बहुत सारे, क्योंकि हम यहाँ स्टॉक का नाम तो लेते नहीं है, तो ब्लू चिप्स बहुत सारे आपको और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको इस समय बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पे मिल रहे हैं। हम्म, तो जो लोग लंबे वक्त के लिए घुसना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आप ही की बात से दूसरी निकलती है एसआईपी वाले। क्या एसआईपी वाले जो मैंने जिक्र किया था, लोग अकाउंट हम्म, बंद करवा करवा के, अरे यार इसमें तो मिलने, इससे अच्छा तो बैंक एफडी अच्छी थी, कम से कम हम्म, 4.5-5% तो मिलता है हमारी, तो एनएवी हिल के नहीं दे रही है, वो नीचे हम्म, आ गई। तो आई थिंक एसआईपी वालों का, एसआईपी की खूबसूरती यही है हम्म, कि इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एंटर फ्रॉम द बॉटम। हम्म, तो आपको जब कम लेवल्स पे एसआईपी एंट्री दे रही है, तो एसआईपी करी ही इसलिए जाती है। तो हम्म, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी में आए हैं, हम्म, तो एसआईपी आपको नहीं करनी चाहिए। दिस इज बिल्कुल, व्हाट माय एडवाइस वुड बी। अगर आप 10 साल का नजरिया रख रहे हैं, हम्म, तभी आइए। याद रखिए, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, हम्म। नॉट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सर अब गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स पर आते हैं। हालाँकि शुरू में आपने तो ये कह दिया था कि हो सकता है कि कहीं न कहीं सोना जो है वो 1,60,000 या फिर 70 तक पहुँच सकता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि बड़े-बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। आपने कई सारी वेबसाइट के जी। नाम भी गिनाए कि जो लगातार बड़े-बड़े टारगेट्स दे रही है। सर एक खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि सोना तो इतना आगे जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम्म। वो है रॉबर्ट कियोसाकी। या आई नो। रिच डैड पुअर ऐसा डैड के लगता जो है उनके राइटर पास हैं। काफी सोना है। हाँ, मतलब वो तो सर पहले 35,000 का टारगेट था, अब 1,00,000 का टारगेट उन्होंने दे दिया है और चाँदी तो वो कह रहे हैं कि चाँदी तो बहुत तेज़ी से भागेगी, 6 से 7 लाख तक चाँदी पहुँचेगी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इतने बड़े टारगेट्स जो मार्केट में आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर, उससे कहीं न कहीं अब चिंता का सबब भी बन रहा है कि क्या इतना बड़ा टारगेट जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि अब सोने का अगला नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 2026 को लेकर? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो जो हेडलाइन थंबनेल पे बनाऊँ कि भई सोना सोना 3 लाख और सोना 4 लाख। मैं बहुत रियलिस्टिक कमेंट्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मैंने शुरू में बताया कि आपको सोने-चांदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हुँ, कियोसाकी साहब के साथ हो सकता है उनके पास बहुत सोना पड़ा हो, हुँ, एंड ही इज़ बिकम एन इन्फ्लुएंसर। हुँ, जब से उनकी बुक हिट हुई है, हुँ, तो बहुत सारे लोग उनको आइडियलिस्टिक वे में देखते हैं, तो उनको लगता है शायद मेरे बार-बार कहने से ये ऊपर जाएगा। ना मेरे कहने से ऊपर जाएगा, ना कियोसाकी साहब के कहने से ऊपर जाएगा। इसको वैश्विक हालात ऊपर ले जाएँगे, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसको इसको $6,000 का एक टारगेट इस साल के एंड तक रखा है। परंतु उसमें 2-4 महीने ऊपर-नीचे हो सकते हैं हुँ, उस टारगेट को आने में। हुँ, सो मुझे लगता है 2 लाख पहला टारगेट है जो मैं हुँ, लेके चल रहा हूँ। $5,000 पहला है, $5,000 में तो आपको 1,60,70 दिखेगा। हुँ, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 2 lakhs, और उसके बाद फिर ये एक बार 2 लाख पहुँचा, तो फिर मुझे लग रहा है इट विल ऑल सी संध्या क्या है कि टारगेट मैं क्यों नहीं देता हूँ? हुँ, मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हुँ, वो फैक्टर्स कल को कैसे शेप आउट होंगे, हुँ, ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है? आप हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या है, यही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो हुँ, इसलिए इसलिए पर ये पक्का है कि मुझे सबसे बड़े 2 फैक्टर्स नज़र आते हैं। तो अगर आप सोने-चांदी के शौकीन हैं, हुँ, इन्वेस्टर हैं, कलेक्टर हैं, जो भी हैं आप, 2 चीज़ों पे नज़र रखिए।
एक तो इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में डी डॉलराइजेशन हुआ, तो इसके बारे में ज़रूर आपको संध्या सामने आती दिखेंगी। दूसरा मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पर आपको नज़र रखनी चाहिए, हुँ, और अगर आप खोद-खोद के अगर ये खबरें निकालते रहें कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कैसी है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर वो इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ उनको दिख रहा है ऐसा हुँ, कि ये सोना कुछ तहलका मचाने वाला है, पर सब्र साथ में चाहिए। हुँ, आप चाहें कि रातों-रात हो जाएगा, इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा? तो इस टाइम तो वैसे ही संध्या एक असाधारण परिस्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, क्रूड ऑयल ज़्यादा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ रही हैं। तो पर इस रिश्तेदारी को जैसे ही तोड़ेगा, हुँ, देन आई थिंक इट विल स्टार्ट स्टार्ट रनिंग। तो ये कंसोलिडेशन तो इस समय दिख रही है आपको सोने की, हुँ, 1,45,000 और 1,60,000 के बीच में, हुँ, ये हेल्दी है, हुँ, ये अच्छी है। क्योंकि जितने टाइम टिकता है एक जगह पर, हुँ, थोड़ी बहुत रेंज ऊपर-नीचे होती है, हाँ, उतना आगे के लिए ये अच्छा माना जाता है। हुँ, इसका मतलब बहुत सारे निवेशक इस लेवल पर उस पे नज़र बनाए हुए हैं और उसको हुँ, उस पे एंटर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो बाइंग आएगी, हुँ, वो एकदम इससे ऊपर की आएगी। हालाँकि मैं ये कहना चाहूँगा साथ में फॉर इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, कि यहाँ से 10% का डाउनसाइड रिस्क भी है। हुँ, यानी कि अगर हम आज साढ़े 4,450 डॉलर पे खड़े हैं, 4,500 हाँ, डॉलर, तो यहाँ से 10% नीचे भी जा सकता है। हुँ, इसको हम डाउनसाइड रिस्क बोलते हैं। पर अपसाइड अपॉर्च्युनिटी जो है, हुँ, वो बहुत मुझे मुझे ज़्यादा नज़र आती है। तो ये तो देखिए, ये तो हमेशा ही होता है जब आप फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर संध्या, एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो हुँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप मान लीजिए डाउनसाइड रिस्क है, ना आया वो, आप इंतज़ार हुँ, करते रह गए और ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। सो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके, हुँ। जब करेक्शन आए, थोड़ा-थोड़ा करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा करना इज़ द राइट वे। मोदी जी की बात को ध्यान में रखिए। सर, आपने ना एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि सेंट्रल बैंक को लेकर आप ज़ोर दे रहे हैं कि उनकी बाइंग पर ध्यान दीजिए। जी, सर, इसके पीछे का क्या वो राज़ है, जिस तरीके से चाइना बहुत तेज़ी से गोल्ड बाय कर रहा है? जी। सर, ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक़्त में क्या चाइना गोल्ड का किंग बन जाएगा और हाँ, अमेरिका को भी पछाड़ देगा? जिस तरीके से इकट्ठा कर रहा है, 1,000 टन पिछले साल सोना चाइना ने इकट्ठा किया। हुँ, उसमें से 504 टन संध्या हुँ, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने लाइन लगा-लगा के बेचा। आपको ये भी बताऊँ, सोना-चांदी चाइना में प्रीमियम पे बिकता है। हुँ, बाकी की दुनिया से वहाँ पर रेट $10 फालतू रहता है। तो इस तरीके से चाइना वहाँ पर खरीद रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइना जब भी कोई काम, जब रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना ने इकट्ठे करने शुरू किए थे, तो उस समय दुनिया को मालूम नहीं था। वो हुँ, चुपचाप काम करता है। तो सेंट्रल बैंक्स इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एक तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से अपनी वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से हुँ, निकल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी अनिश्चितता बना दी है कि वो विश्वास जो अमेरिकन इकोनॉमी पे था एक समय में दुनिया को, वो विश्वास अब धीरे-धीरे इरोड होता जा रहा है। हुँ, तो एक तो इसलिए निकाल रहे हैं, दूसरा उनको भी ये नज़र आ रहा है कि डॉलर आगे दादागिरी इसकी नहीं चलेगी। हुँ, तो अगर डॉलर नहीं होगा तो फिर क्या? हुँ, ये सवाल ये है ना, अगर डॉलर नहीं होगा, तो मान लीजिए मुझे थाईलैंड की करेंसी है, सपोज़ बाहत है, हुँ, एक स्वीडन की करेंसी है, क्रोमा है। अब हुँ, मुझे अगर थाईलैंड और स्वीडन की करेंसी को मैच करना है, हुँ, तो मैं कैसे करूँगा? अभी तक तो डॉलर था कि हुँ, भई थाई डॉ इतने डॉलर, स्वीडिश क्रोमा में इतने डॉलर, तो हुँ, भई दोनों की करेंसी का रेट बन जाता था। हुँ, अब जब डॉलर बीच में से हट जाएगा, तो कैसे आप करेंगे? तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट गोल्ड स्टैंडर्ड वाज़, जो हुँ, 1971 से पहले था, कि आप सोने के आधार पर करेंसी की वैल्यू बनती थी। जिस देश के पास जितना सोना, उसकी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग। और चाइना तो इसको रिज़र्व बना रहा है, यानी कि वो युआन का इसको रिज़र्व करेंसी बनाना चाहता है, और उसको उसको ये पता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा सोना हुआ, तो हमारा युआन फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हुँ, तो आप देखिए कि बड़े-बड़े निवेशक और बड़े-बड़े बायर्स क्या कर रहे हैं सोने, कभी आपके साथ मौका लगा, तो हुँ, मैं इस पे आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को बताऊँगा कि सोने की कीमत तय कैसे की जाती है। हुँ, इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन है कि प्राइस डिस्कवरी जिसको हम बोलते हैं, आखिर आज अगर $4,450 है, तो ये कैसे तय हुई? लोग कहेंगे भाई डिमांड सप्लाई पे तय हुई, पर आपको हुँ, हैरानी होगी जान के हुँ, कि डिमांड सप्लाई पे नहीं होती। कभी इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि कैसे सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय की जाती है, और फिर उसी कीमत को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन और न्यूयॉर्क का कॉमेक्स, और अब तो शंघाई का भी एक्सचेंज बहुत स्ट्रांग हो हुँ, गया है, कैसे उस कीमत को फिर आगे फॉलो अप करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हुँ। जो लोग शौक रखते हैं सोने चांदी का, पर आई थिंक
do what the central banks are doing is the message. शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank you. जुड़ने के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स आज आपने पॉडकास्ट में जैसे कि उठे और कहीं ना कहीं आपने बहुत बखूबी रूप से बहुत इन डेप्थ में उनका जवाब दिया। मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, उन्हें बहुत मजा आया होगा। Pleasure. अगले पॉडकास्ट में हम फिर जुड़ेंगे सर नए टॉपिक के साथ, Yeah. जैसे कि निवेश को लेकर आप लगातार जोर देते हैं लॉन्ग जी, टर्म में, जी। खास तौर पर जैसे कि आपने गोल्ड को लेकर भी बोला कि आखिर इसको किस तरीके से पैमाना इसका होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में हम फिर जुड़ेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय या फिर अपना सवाल जरूर रखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और जैसा कि शरद सर ने गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो टारगेट दिया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो भी अपनी राय अपना जरूर रखें। तो अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।